टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल टॉपिक्स को भी एकदम आसान बना देते हैं। और हाँ, आज के इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज गोता लगाते हैं उस प्रोसेस में जो हर जीवित चीज को पावर देती है, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान। ये है श्वसन, वो प्रोसेस जो हमें असल में जिंदा रखती है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें हमारे शरीर के अंदर चल रही एक कमाल की फैक्ट्री तक ले जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि सिर्फ हवा अंदर बाहर करने के अलावा असल में अंदर होता क्या है। अक्सर हम सांस लेना और श्वसन इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सांस लेना यानी हवा को फेफड़ों में भरना और बाहर निकालना, ये तो बस पहला स्टेप है। असली खेल तो हमारे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल के अंदर होता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले ऊर्जा के लिए श्वसन, फिर देखेंगे ग्लूकोज टूटने के अलग अलग रास्ते कौन से हैं, जानेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में, यानी ऑक्सीजन के साथ और उसके बिना, इनके बीच के मुख्य अंतरों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि अलग अलग जीव कैसे सांस लेते हैं। चलिए तो अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। देखिए, ये सब कुछ ना आपस में जुड़ा हुआ है। खाना जो हम खाते हैं, ऑक्सीजन जो हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, और वो एनर्जी जिससे हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे दिमाग की सोचने तक सब कुछ चलता है। तो जो असली प्रोसेस है ना, उसका नाम है कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है? ये होता है हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर। जरा सोचिए, ये वो प्रोसेस है जो हमारे खाने में बंद एनर्जी का ताला खोलती है ताकि हमारा शरीर उसे इस्तेमाल कर सके। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो बस इतना समझिए, भोजन हमारा फ्यूल है और ऑक्सीजन उस फ्यूल को जलाने का काम करती है, जिससे मिलती है एनर्जी। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल और हवा दोनों की जरूरत होती है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारे शरीर का जो मेन फ्यूल है वो है ग्लूकोज। ये हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से, लेकिन इससे एनर्जी निकालने के लिए पहले इसे तोड़ना पड़ता है और बस यहीं से रास्ता दो तरफ मुड़ जाता है। तो उस दो राहे पर पहुंचने से पहले एक पहला स्टेप है जो सब में कॉमन होता है, चाहे कोई भी जीव हो। होता क्या है कि सेल के साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ये टूटकर एक 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में बदल जाता है और इसे कहते हैं पाइरूवेट। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब इस पाइरूवेट का आगे क्या होगा और इससे कितनी एनर्जी निकलेगी, ये सब कुछ बस एक चीज पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन। वहां ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। तो चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसे हम इंसान और ज्यादातर बड़े जीव अपनाते हैं। इसका नाम है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और इसमें बहुत सारी एनर्जी बनती है। इस प्रोसेस में होता ये है कि पाइरूवेट सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। वहां ऑक्सीजन की मदद से ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है और आखिर में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी का भंडार। कितना? पूरे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। आप एटीपी को हमारी सेल्स की रिचार्जेबल बैटरी समझ सकते हैं, जो हमेशा एनर्जी से चार्ज रहती है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये वो रास्ता है जो तब लिया जाता है जब ऑक्सीजन होती ही नहीं है। अब क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाता, वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है। अब यहाँ इसके साथ दो चीजें हो सकती हैं। यीस्ट जैसे जीवों में ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, वहीं हमारी मसल सेल्स में ये लैक्टिक एसिड बना देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी बहुत ही कम निकलती है, सिर्फ 2 एटीपी। अच्छा, एक बात बताइए, कभी बहुत ज्यादा दौड़ने या हैवी एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स में एकदम से दर्द या खिंचाव महसूस हुआ है, जिसे हम क्रैम्प्स कहते हैं? इसका सीधा कनेक्शन इसी अवायवीय श्वसन से है। देखिए, जब हम बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, उतनी तेजी से ब्लड वहां तक पहुंचा नहीं पाता। तो एनर्जी की जरूरत पूरी करने के लिए हमारी मसल सेल्स अवायवीय श्वसन का सहारा लेती हैं। इससे बनता है लैक्टिक एसिड, और जब ये एसिड मसल्स में जमा हो जाता है, तभी हमें वो दर्द और क्रैम्प्स महसूस होते हैं।
तो अब जब हम दोनों रास्तों को समझ चुके हैं, तो चलिए फटाफट से दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये देखिए, टेबल बिल्कुल क्लियर है। वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। दूसरी तरफ अवायवीय यानी एनएरोबिक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और एनर्जी बहुत ही कम देता है। अक्सर जब हम रेस्पिरेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फेफड़े यानी लंग्स आते हैं, लेकिन इस धरती पर तो लाखों तरह के जीव हैं और हर किसी के पास फेफड़े नहीं होते। तो सबने गैस एक्सचेंज के लिए अपने अपने अनोखे तरीके इजाद किए हैं और ये टेबल इसी कमाल की एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। देखिए, मछली गिल से पानी में घुली ऑक्सीजन लेती है। मच्छर जैसे कीड़े ट्रेकिया नाम की ट्यूब से सीधे हवा लेते हैं। केंचुआ अपनी गीली स्किन से सांस लेता है और हम इंसान अपने फेफड़ों से। तरीके अलग अलग हैं, पर सबका मकसद एक ही है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है, जैसा कि एनसीईआरटी की ये लाइन भी कहती है, कि श्वसन सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये तो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यही वो प्रोसेस है जो हमारे खाने को उस एनर्जी में बदलता है जिससे हम जिंदा हैं, ग्रो कर रहे हैं और अपना हर काम कर पा रहे हैं। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर वायवीय श्वसन से इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो फिर कुछ जीव आज भी अवायवीय श्वसन पर क्यों डिपेंड करते हैं? प्रकृति ने इस कम एफिशिएंट तरीके को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर दिया? इस सवाल का जवाब हमें एवोल्यूशन और अडैप्टेशन की एक बिल्कुल नई और फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाता है। सोचिएगा जरूर।